मैंने एक क्लास बनाई कंट्री। कंट्री क्लास में मेंबर्स लिए नेम, कैपिटल और करेंसी। 3 मेंबर्स हैं कंट्री क्लास में, नेम, कैपिटल और करेंसी। कंट्री क्लास में मैंने एक्सेप्ट बनाया। एक्सेप्ट के अंदर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं नेम, कैपिटल और करेंसी का। इसका मतलब ये है कि अपन क्लास में कोई मेथड बना सकते हैं और उसमें डेटा मेंबर्स में इनपुट ले सकते हैं। पिछले प्रोग्राम में जो अपन ने किया था वो इनपुट मेन में लिया था और वो इनपुट जो लिया था उसको अपन ने सेट वाले मेथड को पास करा था। इस बार मैंने क्लास के अंदर ही एक मेथड बनाया एक्सेप्ट। उसमें यूजर से नेम, कैपिटल और करेंसी का इनपुट लिया। एक बनाया डिस्प्ले जो नेम, कैपिटल और करेंसी को डिस्प्ले करेगा। जो एक्सेप्ट मेथड है इसका नाम कंपलसरी नहीं है कि आप एक्सेप्ट रखो। आप चाहो तो इसका नाम इनपुट भी रख सकते हो, इनपुट डेटा भी रख सकते हो, एक्सेप्ट डेटा भी रख सकते हो। इसका नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्ट बनाया है जो तीनों डेटा मेंबर्स की वैल्यूज का इनपुट ले रहा है। ऐसा भी कंपलसरी नहीं है कि आप एक ही एक्सेप्ट बनाओ। आप चाहो तो अलग अलग एक्सेप्ट बना सकते हो। एक मेथड एक्सेप्ट नेम जो नेम का इनपुट लेगा, एक्सेप्ट कैपिटल जो कैपिटल का इनपुट ले, एक्सेप्ट करेंसी जो करेंसी का इनपुट ले। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सिंगल एक्सेप्ट या मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो डेटा एक्सेप्ट करने के लिए। मल्टीपल बनाओगे तो उनके नाम अलग अलग होंगे। फिर मैंने यहाँ पे मेन में कंट्री क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ए डॉट एक्सेप्ट। मतलब ए ने एक्सेप्ट मेथड को कॉल किया। ये एक्सेप्ट मेथड कॉल होगा जो नेम, कैपिटल, करेंसी में इनपुट लेगा। किसके नेम, कैपिटल, करेंसी में? ए के नेम, कैपिटल और करेंसी में। फिर मैं डिस्प्ले करूंगा तो ये जो भी यूजर ने इनपुट दिया है उसको डिस्प्ले कर देगा। फिर मैंने कंट्री क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया एम। मैंने लिखा एम डॉट एक्सेप्ट। तो ये एम ने एक्सेप्ट को कॉल किया। अब ये जो इनपुट लेगा वो एम के नेम, कैपिटल, करेंसी में इनपुट लेगा। जब मैं डिस्प्ले करूंगा एम डॉट डिस्प्ले तो एम के अंदर की जो भी वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। प्रोग्राम्स अपन ने किए हैं तो क्लास के बेसिक्स समझने के लिए थे। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें अपन। बैंक अकाउंट क्लास। बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है मुझे, तो मैंने एक क्लास बनाई बैंक अकाउंट। उसके अंदर एक डेटा मेंबर लिया अकाउंट नंबर स्टोर करने के लिए, एक डेटा मेंबर लिया पर्सन का नेम स्टोर करने के लिए और एक डेटा मेंबर लिया बैलेंस को स्टोर करने के लिए। फिर मैंने यहाँ एक्सेप्ट बनाया। एक्सेप्ट में एक अकाउंट नंबर का इनपुट लिया है, नेम का इनपुट लिया और बैलेंस में इनपुट लिया कि कितनी अमाउंट इनिशियली अकाउंट में डिपॉजिट करनी है। तो तीनों डेटा मेंबर्स में मैंने इनपुट लिया एक्सेप्ट मेथड में। डिस्प्ले में मैंने सबको डिस्प्ले किया, अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस। अब की बार मैंने यहाँ पे अलग मेथड्स बनाए हैं, सेट वाले मेथड नहीं बनाए। रियल लाइफ एग्जांपल अगर अपन लें तो बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट हो सकती है और विड्रॉ हो सकती है। तो मैंने डिपॉजिट नाम का मेथड बनाया जिसका एक आर्ग्यूमेंट है अमाउंट। जो भी अमाउंट आई है वो बैलेंस में ऐड हो जाएगी। ऐसे ही मैंने एक विड्रॉ बनाया जिसका एक आर्ग्यूमेंट है अमाउंट। जो भी अमाउंट आई है इस आर्ग्यूमेंट में वो बैलेंस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अभी अगर मैं चाहूं तो विड्रॉ में वैलिडेशन भी लगा सकता हूं। मान लो अकाउंट में अगर 5000 है और विड्रॉ में 10,000 पास कर दिया तो वो विड्रॉ नहीं कर सके। अभी तो मैंने वैलिडेशन नहीं लगाया है, बाकी अपन चाहें तो वैलिडेशन लगा सकते हैं।
तो ये रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो डिपॉजिट में जो अमाउंट आएगी वो बैलेंस में ऐड होगी, विड्रॉ में जो अमाउंट आएगी आर्ग्यूमेंट में वो बैलेंस में से सब्ट्रैक्ट होगी। फिर मैंने यहाँ बैंक अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ए डॉट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कॉल होगा जो अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट का इनपुट लेगा। मान लो अमाउंट में यूजर ने दिया 10,000, तो इनिशियली अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट हो जाए। डिस्प्ले करेंगे तो यही सारी चीजें डिस्प्ले होंगी। फिर मैंने लिखा ए डॉट डिपॉजिट 5,000, तो 10,000 तो पहले से डिपॉजिट है ही, अब 5,000 इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो मतलब अब बैलेंस में 15,000 हो जाएगा। फिर अगर मैं लिखूंगा ए डॉट विड्रॉ 1,000, तो बैलेंस में जितना भी है उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1,000। 15,000 में से 1,000 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बाकी बचेंगे 14,000। अभी मैंने यहाँ जो प्रोग्राम बनाया है इसमें डायरेक्टली डिपॉजिट और विड्रॉ को कॉल किया है। अपन चाहें तो इसको मेन्यू ड्रिवन भी बना सकते हैं। 1 मतलब ओपन अकाउंट, 2 मतलब डिपॉजिट, 3 मतलब विड्रॉ, 4 मतलब डिस्प्ले। रियल वर्ल्ड एग्जांपल इसको इम्प्लीमेंट किया अपन ने। अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस डेटा मेंबर है। डिपॉजिट और विड्रॉ मेथड बनाए हैं। अगर अपन चाहते तो एक चेक बैलेंस और बना सकते थे, वो अभी इसमें नहीं बनाया है। अगर चेक बैलेंस बनाते तो वो बैलेंस की वैल्यू प्रिंट करता या रिटर्न करता। ये रियल वर्ल्ड अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस 3 तो डेटा मेंबर लिए हैं। एक डिपॉजिट मेथड बनाया अपन ने क्लास में, एक विड्रॉ मेथड बनाया है, और चेक बैलेंस अपन ने नहीं बनाया है इस प्रोग्राम में। अपन चाहें तो वो भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए फिर दिस कीवर्ड। दिस एक कीवर्ड है, उसके अलग अलग यूजेस हैं। तो अपन फर्स्ट यूज कर रहे हैं उसका। इसमें फर्स्ट यूज क्या है, मैंने एक क्लास बनाई बुक। बुक क्लास में मैंने डेटा मेंबर लिए टाइटल और ऑथर। मैंने एक सेट डेटा मेथड बनाया। अभी तक अपन क्या करते थे, सेट डेटा का आर्ग्यूमेंट ti होगा और स्ट्रिंग au होगा। मतलब जो मेथड का आर्ग्यूमेंट होता और जो क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर है उन दोनों के नाम अलग अलग थे। लेकिन अब मैंने यहाँ क्या किया, मेथड का आर्ग्यूमेंट भी टाइटल और ऑथर है और क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर्स भी टाइटल और ऑथर ही हैं। तो अब अगर मैं असाइन करना चाहूं तो दिस डॉट टाइटल किसको रेफर करेगा, टाइटल नाम के डेटा मेंबर को। और सिर्फ टाइटल किसको रेफर करेगा, मेथड के आर्ग्यूमेंट को। ऐसे ही दिस डॉट ऑथर का मतलब क्लास में डिक्लेयर्ड ऑथर नाम का डेटा मेंबर, और सिर्फ ऑथर का मतलब मेथड का आर्ग्यूमेंट। तो जब भी मेथड के आर्ग्यूमेंट का नाम और क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर का नाम सेम है तो मेथड के आर्ग्यूमेंट को तो अपन डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए दिस कीवर्ड लगेगा। मेन से अगर अपन समझें तो मैंने यहां से पास किया, बुक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ए डॉट सेट डेटा लिखा। इसको बुक का टाइटल, द फीवर कोड और ऑथर का नेम जेम्स डैशनर पास किया। तो द फीवर कोड किसमें आएगा, इस टाइटल नाम के डेटा मेंबर में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे टाइटल आर्ग्यूमेंट भी है, तो अगर मैं टाइटल डेटा मेंबर में वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ तो मुझे दिस डॉट टाइटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ टाइटल किसको रेफर करेगा, इस आर्ग्यूमेंट को। इसी तरह से सिर्फ ऑथर रेफर करेगा ऑथर आर्ग्यूमेंट को। इसको मुझे डेटा मेंबर ऑथर में असाइन करना है तो दिस कीवर्ड यूज में आएगा। अभी तक जो अपन करते थे उसमें
मेथड के आर्ग्यूमेंट का नाम और क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर का नाम अलग अलग होता था, तो उसको अपन ऐसे असाइन कर देते थे, टाइटल इक्वल टू टीआई और ऑथर इक्वल टू एयू। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, आर्ग्यूमेंट का नाम भी टाइटल और ऑथर ही है। अब इस केस में मैं टाइटल इक्वल टू टाइटल तो नहीं लिख सकता। अगर मैं टाइटल इक्वल टू टाइटल लिखूंगा तो ये इस टाइटल की वैल्यू को खुद में ही असाइन कर देगा। लेकिन मुझे तो क्या करना है, आर्ग्यूमेंट टाइटल की वैल्यू को क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर टाइटल में असाइन करना है। तो उसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा दिस डॉट टाइटल। दिस डॉट टाइटल का मतलब क्लास में जो आपने टाइटल नाम का डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है उसके अंदर सिर्फ टाइटल मतलब मेथड के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू असाइन होगी। इसी तरह से दिस डॉट ऑथर मतलब क्लास में डिक्लेयर्ड ऑथर नाम का डेटा मेंबर और सिर्फ ऑथर मतलब मेथड का आर्ग्यूमेंट ऑथर। तो जब क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर का नाम और मेथड के आर्ग्यूमेंट का नाम सेम हो तो क्लास में डिक्लेयर्ड डेटा मेंबर को दिस कीवर्ड से एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा मेथड जिसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। मेथड जिसका नाम और क्लास का नाम सेम, जैसे अभी तक तो अपन क्लास बनाते हैं कंट्री, उसमें मेथड बनाते हैं एक्सेप्ट और डिस्प्ले। अब अगर मैं कंट्री क्लास के अंदर कंट्री नाम का ही मेथड बना दूं तो उसको अपन कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टर का कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर्स दो तरह के होते हैं, पैरामीटराइज्ड मतलब आर्ग्यूमेंट वाले, नॉन पैरामीटराइज्ड मतलब बिना आर्ग्यूमेंट वाले। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसमें इनिशियल वैल्यू क्या जानी चाहिए, मतलब टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसको अपन इस प्रोग्राम से समझें। अभी तक जो अपन करते थे उसमें कंट्री क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कंट्री ए इक्वल टू न्यू कंट्री। तो अगर उसमें कंट्री का नेम और कैपिटल है तो बाय डिफॉल्ट उसमें नल रहता था, जो अपन ने अभी तक किया है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने अब लिखा ऐसा कंट्री ए इक्वल टू न्यू कंट्री। फिर मैंने नीचे भी लिखा कंट्री बी इक्वल टू न्यू कंट्री। अब की बार मैंने इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, कंट्री का नेम और कैपिटल सिटी। तो अगर अपन सिर्फ इसको समझें, कंट्री राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसका मतलब कंट्री नाम का फंक्शन कॉल होगा बिना आर्ग्यूमेंट वाला। और अगर मैं ऐसा लिखूं कंट्री राउंड ब्रैकेट्स ओपन और दो आर्ग्यूमेंट्स दे दिए तो दो आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा कंट्री नाम का। अब ऐसे फंक्शन अपने को बनाने भी पड़ेंगे। मैंने कंट्री क्लास ली, उसमें नेम और कैपिटल डेटा मेंबर ली, पब्लिक कंट्री, ये है बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। इसका नाम और क्लास का नाम सेम है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और इसके अंदर मैंने कोड लिखा है नेम और कैपिटल में इनिशियल वैल्यू असाइन करने का। तो जब मैं इसको नीचे से कॉल करूंगा कंट्री ए इक्वल टू न्यू कंट्री लिख के, तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला कंट्री नाम का फंक्शन कॉल होगा जो नेम में असाइन करेगा इंडिया और कैपिटल में न्यू दिल्ली। अब मुझे कोई सेट मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब ऑब्जेक्ट बना तभी उसके नेम में इंडिया और कैपिटल में न्यू दिल्ली चला गया। फिर मैंने यहाँ लिखा ए डॉट डिस्प्ले, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, इंडिया और न्यू दिल्ली। मैंने यहाँ बीच में किसी सेट मेथड को कॉल नहीं किया है। जब ये ऑब्जेक्ट बना तो इसके नेम में इंडिया और कैपिटल में
न्यू दिल्ली चला गया, वो किसके थ्रू गया है? इस वाले कंस्ट्रक्टर के थ्रू। फिर मैंने यहां लिखा कंट्री बी इक्वल टू न्यू कंट्री, जिसको मैंने कंट्री का नाम और कैपिटल पास किया। तो ये आर्ग्यूमेंट वाला कंट्री फंक्शन कॉल होगा। जो भी मैंने नेम और कैपिटल दिए हैं वो नेम और कैपिटल नाम के डेटा मेंबर में स्टोर हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो जो भी मैंने कंट्री नेम और कैपिटल दिए थे वो प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे कंट्री नाम के दो फंक्शंस हैं, एक आर्ग्यूमेंट वाला जिसको अपन पैरामीटराइज्ड कहते हैं, एक बिना आर्ग्यूमेंट वाला जिसको अपन नॉन पैरामीटराइज्ड कहते हैं। इन दोनों का पर्पस है ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। फर्स्ट वाले के केस में ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में इनिशियल वैल्यू जा रही है इंडिया और न्यू दिल्ली। सेकंड वाले में ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में इनिशियल वैल्यू वो जाएगी जो अपन ने मेन से पास करी है। अगर मैं कंट्री क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाऊं, कंट्री आर इक्वल टू न्यू कंट्री, और इसको मैंने कंट्री का नेम और कैपिटल पास कर दिया, तो इससे वापस कॉल होगा दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। जो भी मैंने कंट्री का नेम पास किया है वो नेम में जाएगा, जो भी कैपिटल सिटी पास की है वो कैपिटल डेटा मेंबर में जाएगी। अब अगर मैं डिस्प्ले करता हूं आर को, तो जो भी मैंने वैल्यूज पास करी हैं वो वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि एक कंस्ट्रक्टर कितनी भी बार कॉल हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे भी दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया और यहाँ पे भी दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो एक कंस्ट्रक्टर कितनी भी बार कॉल हो सकता है। हर बार कॉल करते हुए अगर वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो उसको आपको वैल्यूज पास करनी है। कंस्ट्रक्टर का पर्पस है डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना। तो बिना आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में तो मैंने डेटा मेंबर्स में फिक्स्ड वैल्यू दे दी, जबकि आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू मैंने डेटा मेंबर्स में असाइन करी है। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है क्योंकि उसके कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं।